नेक्स्ट क्वेश्चन, समता क्लब की 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अंतिम खाते बनाते समय निम्न दशाओं में प्रवेश शुल्क का लेखांकन किस प्रकार करेंगे? While preparing the final account of Samta Club for the year ended 31st December 2019, how will you deal with the entrance fee in each of the following cases? पहला पॉइंट, वर्ष में 80,000 रुपए प्रवेश शुल्क प्राप्त किया है. ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फी रिसीव्ड 80,000. सेकेंड कंडीशन, वर्ष में 1,20,000 रुपए प्रवेश शुल्क प्राप्त किया है. क्लब की नीति के अनुसार प्रवेश शुल्क को आयगत प्राप्ति माना जाता है. एंट्रेंस फी ऑफ ₹1,20,000. इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फी एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट्स. थर्ड पॉइंट, वर्ष में 1,60,000 रुपए प्रवेश शुल्क प्राप्त किया है. क्लब की नीति के अनुसार प्रवेश शुल्क को पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है. ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फी रिसीव्ड ₹1,60,000. इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फी एज ए कैपिटल रिसिप्ट्स. फोर्थ पॉइंट, वर्ष में 2 लाख रुपए प्रवेश शुल्क प्राप्त किया है. क्लब की नीति के अनुसार प्राप्त प्रवेश शुल्क के 50% का पूंजीयन किया जाता है और पूर्व में पूंजी कोष में 75,000 रुपए बैलेंस है. ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फी रिसीव 2 लाख. अकॉर्डिंग द पॉलिसी ऑफ द क्लब 50% ऑफ एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज. प्रीवियस क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल फंड इज ₹75,000. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने रीड तो कर लिया है, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं. देखिए, इसमें कोई अकाउंट हमें प्रिपेयर तो नहीं करना है, तो ये कैलकुलेशन है. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रवेश शुल्क का अर्थ क्या होता है, प्रवेश शुल्क कहते किसे हैं. ठीक है, देखिए, प्रवेश शुल्क की यदि बात की जाए तो जब कोई व्यक्ति संस्था या क्लब में सदस्य बनने के लिए आता है तो उससे प्रवेश के लिए जो फीस ली जाती है उसे प्रवेश शुल्क कहते हैं. प्रवेश शुल्क संस्था या क्लब के लिए आय होती है, इसलिए इसे आय एवं व्यय खाते में लिखा जाता है. देखिए, हम भली बात ही जानते हैं, जैसे क्लब है, क्लब में यदि कोई व्यक्ति मेंबर बनने आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो एडमिशन के समय उससे जो फीस ली जाती है वो फीस क्या कहलाती है? आपकी प्रवेश शुल्क कहलाती है, एंट्री फीस कहलाती है. ठीक है, अब एंट्री फीस की यदि बात की जाए तो इसको लिखेंगे कैसे, कहाँ, किस तरह से लिखा जाता है, उसके भी कुछ नियम हैं. तो नियमों पर हम चर्चा करते हैं. जब हम एंट्री फीस को लिख रहे हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है? जनरली 3 कैटेगरी होती है, 3 नियम होते हैं इसके. तो चलिए, पहला नियम, यदि प्रवेश शुल्क आगम प्राप्ति हो, यदि प्रवेश शुल्क आगम प्राप्ति हो, ऐसा लिखा रहता है क्वेश्चन में कि प्रवेश शुल्क को आयगत मानना है, प्रवेश शुल्क को आयगत मानना है, ऐसा लिखा रहता है क्वेश्चन में, तो इसे आयव्यय खाते में लिखा जाता है. और यदि वो लिख दे कि इसे पूंजीगत प्राप्ति माना जाएगा, और यदि लिख दे वो कैसे पूंजीगत प्राप्ति माना जाएगा, तो इसे रिसिप्ट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते हैं. इस रिसिप्ट्स को फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते हैं, फिर इसे बैलेंस शीट में लिखते हैं, चिट्ठे में लिखा जाता है. अब ये तो वो बात हो गई कि क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि आगम प्राप्ति है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि पूंजीगत प्राप्ति है. एक स्टूडेंट बोल रहा है वहां से, बोले सर क्वेश्चन में केवल प्रवेश शुल्क लिखा है और आगे कुछ नहीं लिखा है, तो फिर हम क्या करें सर, क्या माने इसे? आगम प्राप्ति माने, आयगत प्राप्ति माने, या पूंजीगत प्राप्ति माने? तो भाई उस स्टूडेंट का क्वेश्चन भी बहुत सही है. तो देखिए, उसका शायद आगे मैंने समाधान लिखा है. यदि प्रश्न में स्पष्ट ना लिखा हो
कि प्रवेश शुल्क आयगत है या पूंजीगत है, तो इसे आयगत मान लिया जाता है और आयव्यय खाते में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कितनी चीजें, कितने पॉइंट हो गए, 3। वो बोल दे आयगत मानना है, आयव्यय खाते में लिखेंगे। वो बोले पूंजीगत मानना है, बैलेंस शीट में लिखेंगे। वो कुछ ना लिख के दे तो आयगत मानकर आयव्यय खाते में लिख देंगे हम। ठीक, चल। एडमिशन फी, द फीस फॉर एडमिशन फ्रॉम पर्सन when he comes to become a member of an institute or club. Entry fee is taken. Entrance fee is income for the institution or club, so it is show in income and expenditure account. Okay, ये मीनिंग था इसका। The following points are kept mind in while writing this. क्या पॉइंट है? The entrance fee treated as a revenue. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एंट्रेंस फी को रेवेन्यू ट्रीटेड करना है, सो इट इज रिटन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड इफ द एंट्रेंस फी ट्रीटेड एज अ कैपिटलाइज्ड, सो इट इज रिटन इन बैलेंस शीट। रेवेन्यू बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, कैपिटलाइज बोलेगा हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, रेवेन्यू नेचर बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, कैपिटलाइज बोलेगा तो जहां कैपिटल लिखते हैं वहीं फिर इसको लिखेंगे। कैपिटल कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में, तो फिर एंट्रेंस फी भी कहां लिखेंगे हम? बैलेंस शीट में। और यदि क्लियर ना लिखा हो एंड इफ इट इज नॉट क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन, है ना, वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू and show in the income and expenditure account। नहीं बताया हो कि रेवेन्यू है या कैपिटल नेचर है, तो फिर हम रेवेन्यू मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। क्लियर? तो ये तो हमने बात की काहे की, रूल्स की बात की। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देखिए उसने पहली कंडीशन जो दी है उसने केवल ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि 80,000 रुपीज जो है वो एंट्रेंस फी रिसीव हुआ है। कितना मिला है? 80,000। नहीं लिख के दिया कि रेवेन्यू है या कैपिटल नेचर है, तो फिर क्या मानेंगे? नहीं लिख के दिया सर, तो फिर तो रेवेन्यू मानेंगे, और रेवेन्यू मानेंगे तो पूरा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखिए। इनकम साइड में हमने देखा रूल्स में इनकम मानते हैं इसको। क्लब है हम, हमें रिसीव हो रहा है, क्लब है हम, हमें मेंबर से रिसीव हो रहा है। इनकम है तो फिर कहां लिखेंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो चलिए पहली कंडीशन उसने दी हुई है हमें, ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फी रिसीव 80,000। आगे क्लियर नहीं लिखा है, रेवेन्यू मानूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस साइड में लिख दूंगा। बाय एंट्रेंस फी कितना अमाउंट है? 80,000, तो ये 80,000, ये पहली कंडीशन होगी। ठीक है, आते हैं हम कंडीशन सेकंड पर। सेकंड कंडीशन में उसने लिखकर दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,20,000, इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फी एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या लिखा उसने? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और जब रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोल रहा है तो कहां लिखेंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहां लिख देंगे हम बाय एंट्रेंस फी कितना अमाउंट है? 1,20,000। ये कंप्लीट। सेकेंड कंडीशन को हमें इस तरह से लिखना था। बात करें थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन की यदि बात की जाए तो थर्ड कंडीशन में उसने लिखकर दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसने हेडिंग पे लिखकर दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,60,000, इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फी एज ए कैपिटल रिसिप्ट्स।
पूंजीगत प्राप्ति मानना है इसको, पूंजीगत मानना है इसको, और पूंजीगत मानना है तो फिर आय व्यय खाते में इसे नहीं लिखा जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स बोला है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे नहीं लिखा जाएगा, यहां नहीं लिखेंगे हम, यहां नहीं लिखेंगे हम, फिर इसे बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखें या असेट्स में लिखें। तो जहां कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल कहां लिखते हैं? लायबिलिटी में। कैपिटल कहां लिखते हैं? लायबिलिटी में। तो कैपिटल यदि लायबिलिटी में लिखते हैं हम, कैपिटल लायबिलिटी में लिखते हैं, तो ये जो एंट्रेंस फी है 1,60,000, ये भी कहां लिखाएगा? आपका लायबिलिटी साइड में। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, एंट्रेंस फी 1,60,000, ये लिख दिया हमने 1,60,000। ये हमारी थर्ड कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ कंडीशन एक और दी है भाई उसने। फोर्थ कंडीशन क्या लिख कर दिया भाई? फोर्थ कंडीशन उसने लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फी रिसीव 2 लाख अकॉर्डिंग द पॉलिसी ऑफ द क्लब 50% इंटरेस्ट फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड। मतलब एंट्री फीस का 50% अमाउंट कैपिटलाइज करना है और 50% अमाउंट को रेवेन्यू मानना है। यदि 50% कैपिटलाइज बोल रहा है तो 50% फिर रेवेन्यू होगा। 50% यदि उसने बोला है कि कैपिटलाइज है तो बचा हुआ 50% रेवेन्यू होगा। मतलब 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा और 50% बैलेंस शीट में आएगा, दोनों में लिखेंगे। 2 लाख रुपए है, अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपए है। 2 लाख का सबसे पहले तो हम 50% निकालेंगे, तो 2 लाख का 50% 1 लाख रुपए हो रहा है। 1 लाख इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा और 1 लाख बैलेंस शीट में आएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम वाली साइड में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां आएगा? इनकम वाली साइड में आएगा। तो यहां लिख रहे हैं हम बाय एंट्रेंस फी 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए आएगा यहां, ठीक है। इसके बाद में 1 लाख रुपया जो है, 1 लाख रुपीज जो है, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। बट कुछ और भी दिया उसने, प्रीवियस क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल फंड 75,000, ठीक है भाई। यहां आ जाए हम, यहां पहले तो 1 लाख रुपए कर ले हम, ये किया हमने 1 लाख रुपए, ठीक। अब यहां कैपिटल फंड पहले से दिया हुआ है, कैपिटल फंड उसने कितना दिया हुआ है? बोले सर 75,000 रुपीज पहले से दिया हुआ है, और हमें एंट्री फीस को कैपिटलाइज करना है। एंट्री फीस को क्या करना है? हमें कैपिटलाइज करना है। कितने रुपए और लिखना है? बोले सर 1 लाख रुपीज और हमें क्या करना है? यहां लिखना है। तो 75,000 रुपए 75,000 फंड में पहले से बैलेंस है, ये लिख दिया हमने। 1 लाख रुपए मुझे और इसमें से ट्रांसफर यहां करना है, तो बाहर कितना आ जाएगा? 1,75,000 रुपीज। तो ये लिख दिया हमने 1,75,000 रुपीज। बस यहां आकर हमारी ये फोर्थ कंडीशन भी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। अच्छा एक बार और बता दूं? ओके चलिए देखिए, फोर्थ वाली कंडीशन एक बार और देख रहे हैं हम। उसने लिखा है 2 लाख रुपए जो है वो हमें एंट्री फीस मिला है, इसका 50% हमें कैपिटलाइज करना है और 50% हमें फिर रेवेन्यू करना है। बोले रेवेन्यू के लिए लिखा नहीं, अरे कैपिटलाइजेशन के लिए लिखा है ना 50%, तो बचा हुआ 50% के लिए कुछ नहीं है, मतलब रेवेन्यू है ना, है ना। तो 2 लाख का 50% 1 लाख रुपए मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देना है, ये लिख दिया मैंने, क्लियर। अब बचा 1 लाख, 1 लाख को कैपिटलाइज करना है, मतलब 1 लाख को बैलेंस शीट में ले जाना है। तो मैं बैलेंस शीट में ले जा रहा था, फिर उसने बोला कि 75,000 पहले से फंडिंग है हमारे पास, तो ये 75,000 कैपिटल फंड मैंने पहले से लिख दिया
और उसमें फिर 1 लाख रुपए और एंट्री फीस के ऐड कर दिए तो टोटल हुआ 1,75,000। क्लियर? तो इस तरह से ये चारों कंडीशन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।